अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सियासत में गर्मा गर्मी इस वक्त उरूज पर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दोनों असम्बलियों को तहलील कराने और अपनी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद इस डर में मुब्तला है कि जल्द या बदेर उनका नंबर भी लग जाएगा। इसलिए वो कभी धमकी और कभी तफल तसल्लियों से खुद को फैला रहे हैं। वो कौम को निजाम कुचलने के मशवरे दे रहे हैं तो कभी मईशत की बदहाली से डरा रहे हैं। लेकिन उनके बयानात, तकारीर और इंटरव्यू से एक बात तो वाज़ेह है कि गिरफ्तारी और नाअहली का खौफ उनके आसाब पर सवार है। लेकिन इमरान खान को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान और उनके रहनुमाओं की जानिब से जितना मर्जी संगीन जुर्म कर लिया जाए, उनको बाकियों के निस्बत जल्द रिलीफ मिल जाता है। आज फवाद चौधरी को भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। लेकिन अदालत की जानिब से पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आज अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा करते हुए बताया कि फवाद चौधरी की वॉइस मैचिंग करा ली गई है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फवाद चौधरी को लाहौर लेकर जाना है। मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए, क्योंकि रात 12 बजे 2 रोज का रिमांड मिला, तब तक एक दिन खत्म हो गया था। अमली तौर पर हमें 1 दिन का रिमांड मिला है, लेकिन अदालत ने इलेक्शन कमीशन, तफ्तीशी अफसर सबकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी को जुडिशल कर दिया है। फवाद चौधरी की जमानत की दरखास्त भी दायर कर दी गई है, जिसमें अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। और लगता है कि फवाद चौधरी 1-2 रोज बाद जमानत पर शायद रिहा भी हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस फौरी सुनने और जल्द इंसाफ मुहैया करने पर दीगर सियासतदान, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लंबे अरसे तक पाबंद सलासल रहने वाले रहनुमाओं काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं और अक्सर औकात इसका गिला करते हुए नजर आते हैं। ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ रहनुमाओं में सरे फहरिस्त हैं, जो बार बार इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि उनको ज़्यादा देर जेल में नहीं रहना पड़ता, फिर भी उनकी चीखें आसमान पर को छू रही होती हैं। उनकी दफ़ा या तो केस की समाअत मुकर्रर हो जाती है, और अगर समाअत हो जाए तो फिर या फिर उससे कबल ही 4 बार बेंचेस तहलील हो जाते हैं। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं? तुमने जो कुछ करना था कर चुके, एक दमड़ी करप्शन की निकाल सके हो तो बताओ। मगर अगर आप 4 साल कुछ ना कर सको, बेगुनाह लोगों को 2-2, 3-3 साल जेलों में डालने के बाद आज अगर बगैर सबूत के जो कोई बरी हो तो उसको आप कहते हो इसको एनआरओ मिल रहा है, और आपको आज तक ताहयात जो एनआरओ मिला हुआ है कौन बताएगा उसका? अब मुस्लिम लीग नून अकेली नहीं है, बल्कि हुकूमत में शामिल दीगर सरकर्दा रहनुमा और वज़रा भी इस तरह के गिले शिकवे कर रहे हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ पर कोई जायज़ मुकदमा भी बनता है तो ये इदारों को दबाव में लाने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू कर देते हैं और बाद में उनके सहूलतकार उनको इन केसेस में मदद फराहम करते हैं। गुज़श्ता माह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इदारे से सपोर्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरे इदारे में उनके सहूलतकार अब भी मौजूद हैं। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकर्री को चैलेंज किया गया है। पीटीआई की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन और इकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार दी जाए। मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी गैर आईनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा बतौर इदारा मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब होने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। शेख रशीद की जानिब से निगरान वज़ीर आला की तकर्री को अलग से चैलेंज किया गया है, लेकिन असद उमर और शेख रशीद ये दरखास्त दायर करते हुए शायद ये भूल बैठे हैं कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता और सैयद मोहसिन नज़र नकवी की तैनाती तमाम कवायद और ज़वाबित, आईनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद ही साफ और शफाफ तरीके से अमल में लाई गई है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है। 2018 में निगरान वज़ीर आला हसन अस्करी को भी अदालत में चैलेंज किया गया था और तब यह दरखास्त सिर्फ इसी वजह से मुस्तरद कर दी गई थी कि अपोजिशन हुकूमत के दरमियान डेडलॉक और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में भी फैसला न होने पर यह इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन का है कि वो किसी की तैनाती करता है और इस तैनाती को चैलेंज नहीं किया जा सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद कुछ रोज कबल हमारे प्रोग्राम में यह बात वाज़ेह कर चुके कि वज़ीर आला की तकर्री को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224 के तहत जो अपना हुक्मनामा जारी करना है, जो तकर्रुर करना है, उस पर किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सैयद मोहसिन नकवी के बारे में जो अपना दिया है, उन्होंने वो बड़ा सही अंदर उन्हें बाकायदा आइन के तमाम हवाले दे दिए उन्होंने कि इस आइन के इस आर्टिकल के तहत हमने इनका तकर्रुर किया है। और साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चाहूँ कि आपके तमाम जो हमारे नाजरीन हैं उनको भी नोटिस में आ जाना चाहिए कि 2 अथॉरिटी ऐसी हैं जो आईने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दी है, जो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। अब तहरीक इंसाफ और शेख रशीद की जानिब से दरखास्त तो दायर कर दी गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को शायद टेकअप ही नहीं करेगा
और करेगा भी तो इब्तदाई समात में ये दरख्वास्त डिसमिस हो जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की 3 बड़ी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी आला क़यादत का इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात और कौमी असम्बली की खाली होने वाली नशस्तों पर आइंदा ज़िमनी इंतखाबात समेत आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म की शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी से तवील मुलाकात हुई और इसमें दोनों सूबों और कौमी असम्बली की नशस्तों पर इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है। न सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी साहब से गुज़श्ता रोज़ बात हुई बल्कि आज दूसरी बार मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उनसे वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है और इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से इत्तेहादियों को दोनों असम्बलियों के इंतखाबात ताख़ीर से कराने की तजवीज़ है, क्योंकि वो समझते हैं कि पार्टी के लिए सूबों बिलखुसूस पंजाब में इलेक्शन कराने का ये वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में इंतखाबात के नताइज के हवाले से खदशात हैं। इजलास में इत्तेहादी जमातों की आला क़यादत ने मरदमशुमारी में ताख़ीर को जवाज़ बनाकर इंतखाबात में ताख़ीर के ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया है और इदारे शुमारियात की जानिब से पहले ही डिजिटल मरदमशुमारी 1 माह की ताख़ीर के बाद 1 फरवरी से शुरू की जा रही है, जो 1 माह में मुकम्मल होगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा। ऐसे में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत सबके पास इंतखाबात कुछ महीनों के लिए मुलतवी करने का ऑप्शन तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या आईनी तौर पर इलेक्शंस मुलतवी करना मुमकिन है भी या नहीं। और यहाँ सवाल ये भी है कि क्या सीएम की तकर्री अदालत में चैलेंज करने के बाद तहरीक इंसाफ एक नया महाज खोलकर अब जल्द इलेक्शन कराने का प्रोग्राम भी खतरे में डाल रही है। और सवाल तो ये भी उठता है कि मखसूस जमातों के बरवक्त इंसाफ और बाकियों के लिए तवील इंतजार अदालती निज़ाम की साख पर इटसेल्फ एक सवालिया निशान नहीं है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर सरा बुच्चा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सरा बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम गुज़श्ता 3 रोज़ से देख रहे हैं लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर एक खौफ का सा आलम है, कारकुनान की बड़ी तादाद इकट्ठी हो जाती है, ऐसे जैसे ज़मान पार्क पर खौफ के बादल मंडला रहे हों। आज दूसरे रोज़ इमरान खान साहब ने खिताब किया फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद, तो इसको क्या समझा जाए? ये कॉन्फिडेंस है, ये प्रेशर है, आसाब पर गिरफ्तारी का खौफ हावी है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, अभी तो जो डेवलपिंग सिचुएशन है उसमें तो आप देख रहे हैं कि जो बनी गाला में 170 अफसरान को लगाया हुआ था, सिक्योरिटी पर मुनसर थे, वहाँ पर उनको हटा लिया गया है। ऊपर से ये ऑर्डर्स भी पास हो गए हैं कि जो लाहौर में ज़मान पार्क में इनकी सिक्योरिटी है, इमरान खान साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा से आई है, उसको भी वापस तलब कर लिया जाए। अब इस मामले में आपको पता होगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि लोग आएँ, उनके घर के बाहर बैठ जाएँ। जिस तरह से फ़ारूक हबीब साहब ने कहा था अगर फवाद चौधरी साहब को लेके जाना है तो मेरे ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, उसी तरह की सिचुएशन ये अवाम के लिए भी कर रहे हैं। और ये याद रहे कि पिछले दिनों जब फवाद चौधरी साहब अरेस्ट हुए थे तो कोर्ट पहुंचने की जगह बेचारे हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे थे वहाँ पे बैठ के लोग, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ ज़मान पार्क के बाहर नाश्ता अच्छा है और सिक्योरिटी के लिए अगर गार्ड्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अवाम के मासूम लोगों को बुला लें। अली जैदी साहब कल यहाँ कराची में लोगों को धमका रहे थे कि आप लोग भी पहुँचें, और अब इस पूरे असना में इन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया, एक नई साजिश लगा दी है कि जरदारी साहब ने किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं कि वो उनको मार दें। अब ये प्लान ए के बाद प्लान बी है और प्लान बी के बाद ये प्लान सी है। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि ये उठ के इस तरह से इल्ज़ामात लगा देने में तो कोई बात नहीं है। मैं भी उठ के इल्ज़ाम लगा दूँ जी फलाने मुझे धमकी दी है, इमरान खान साहब ने मुझे धमकी दी है, मतलब ये कोई ना कोई बुनियादी आपको सबूत तो फराहम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सीरियस एलिगेशन। आपके ऊपर एक कातिलाना हमला हो चुका है, आप ये बात केयरलेसली नहीं अफोर्ड कर सकते कहना, और हम भी इसको केयरलेसली हम इसको रद्द नहीं कर सकते। इसलिए वी नीड इंफॉर्मेशन कि आपके साथ अगर आपको ये ऐसी कोई मालूमात है तो आप हमें बताएं कि आपके पास क्या बुनियादी सबूत है। तो ये इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कोई बात सबूतों या दलीलों की रोशनी भी करेंगे। जब से उन्होंने वो एक मरासला लहराया हवा में खाली कागज, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो बात तो इससे आगे निकल गई है, फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक जो कुछ कहा, फिर जनरल बाजवा को जिस तरह हदफे तनकीद बनाते रहे, यानी जो और फिर अब तो वो इम्पोर्टेड साजिश के बाद, रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के बाद उन्होंने कहा नहीं मोहसिन नकवी ने मुझे हुकूमत से निकाला है। तो कोई भी बात अभी तक सबूतों की रोशनी में तो नहीं की। अगर आज वो ये बात कर रहे हैं कि उनको मारने का एक प्लान सी बना लिया गया है, तो आपको लगता है कि किसी एविडेंस की बुनियाद पे कर रहे होंगे, प्रीएम्प्ट करते हुए सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी, एक प्रोपेगेंडा, एक बयानिया बनाने की साजिश? देखिए, पहली कंस्पिरेसी क्या थी कि अमेरिका ने डॉलर दिए और इन लोगों को खरीद लिया, ये इम्पोर्टेड रजीम है, उससे पीछे हट गए। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनका कोई बयानिया मुस्तकिल नहीं रहा। हमने कभी मोहसिन नकवी साहब का नाम तो कभी पहले इनकी ज़बान से निकला ही नहीं, और वो जब 3 दिन मुशावरत होती रही CM के नाम पर, उस वक्त तो हुकूमत में थे ना इमरान खान साहब को पता था कि यार क्या नाम आया, उस वक्त उन्होंने वावेला क्यों नहीं मचाया? मेरी तो अकल नहीं मानती कि इतनी देरीना दुश्मनी है मोहसिन नकवी साहब से, तो आपने उस वक्त शोर मचाना था, आपने नाम के ऊपर
शोर मचाना था। आप बैठे रहे 3 दिन, वहां पे नहीं हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन चला गया मामला, और आप खुद कहते हैं इलेक्शन कमीशन बायस है, तो आपको खुद ये फोर्सी करके हाजिमा को इलेक्ट करवा लेते हैं। कम से कम इतना वावेला मचाते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का नाम वापस लेना पड़ता, वो तो आपने किया नहीं। आप हर चीज होने की बात करते हैं, और जो आप बुनियादी तौर पर सबूत की बात करें, देखें मैं एक कातिलाना हमला हो चुका है इमरान खान साहब पे, अब हम इसको माने कि 4 गोलियां वहां से निकली, 5 गोलियां वहां से निकली, मैं इसको ना केयरलेसली बात करना चाहती हूँ, ना मैं समझती हूँ कि कोई अपनी बीमारी को इस तरह से वैसे भी प्रिटेंड कर सकता है। अगर तो उनको जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उसमें अगर ये होता है इन द फ्यूचर, मतलब मेरे मुंह में खाक, लेकिन फिर ये सारी चीजें इसी तरह से पॉलिटिकली जिनको ये सेवर करते हैं, पॉलिटिकली इनको मतलब उभारते हैं, उकसाते हैं, तो आप सोचिए कि फिर आम बंदे के साथ या पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ फिर क्या करेंगे। सो यू हैव टू मेक दिस लाइक, कम से कम मतलब मेरा तो ख्याल है कि जरदारी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डंके की चोट पर कोर्ट जाना चाहिए, या तो उनको पूछना चाहिए भाई किस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं। बाजवा साहब तो चले यहां से निकल गए और इदारों पर इल्जाम लगाते रहे, वो इदारे अपने आपको खुद सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन आई मीन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आप इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको मतलब या तो उसको प्रूव करना पड़ेगा या फिर जरदारी साहब को उनसे प्रूफ मांगना पड़ेगा। ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है जो आज इमरान खान साहब ने लगाई है, और फिर हमने तो इमरान खान साहब के मुंह से सुना था कि 4 लोग हैं, और उन 4 लोगों के नाम उन्होंने एक वीडियो के अंदर बता दिए, और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख दिया है कि अगर कुछ होता है उनके साथ तो वीडियो मंजर यहाँ पर आ जाएगी। आज एक और नाम ले रहे हैं वो, तो ये भी पूछना चाहिए कि ये आए रोज इमरान खान साहब की लिस्ट में जो नाम शामिल हो जाते हैं, और जो देखते हैं हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका जो है वो शामिल कर लेते हैं। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, आजकल जरदारी साहब से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले उनको मोहसिन नकवी साहब को उनसे रिलेट करके उनको मलाइन करने की कोशिश की, फिर अब एकदम से उनको पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक जुनून सवार हो गया है, वो नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर थोड़ा हौला हाथ हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आजकल जरदारी साहब उनकी पिक्चर में विलन क्यों बन गए हैं। तो मैं तो खैर इस पर नहीं कुछ कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर बहुत सख्त नोटिस देना चाहिए, और उनसे ये बुनियादी तौर पर पूछना चाहिए, क्योंकि ये कह देना कि मैंने वीडियो बना दी, भाई आपको कबल अज़ वक्त चीज़ें पता होती हैं तो हमें भी कबल अज़ वक्त बता दें, ताकि फिर मेजर्स कर लिए जाएं। आपके मतलब अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए, उसके बाद वो वीडियो मंजर आम पर आएगी, तो फिर क्या करें? मेरी कौम इनको ना छोड़े, आपकी कौम क्या करे? उनके घर के बाहर जाके खड़ी हो जाए। मतलब यहाँ पे आप किस तरह की लोग चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मतलब लोगों को खुद अपनी अदालतें लगाने दें, लोग खुद जाके लोगों को सजा देते, मतलब आप तो अवाम को उकसा रहे हैं ना। दिस इज अगेन इंसाइटमेंट, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट इन दिस कंट्री, जहां पर कभी फवाद चौधरी साहब इंसाइट कर देते हैं, कभी इमरान खान जस्टिस जेबा का नाम ले देते हैं, कभी आप कहते हैं पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़ेंगे, कभी आप कहते हैं खुदकुश हमले कर लेंगे, कभी कहेंगे खुदकुश जैकेट पहन के मैं पार्लियामेंट चला जाऊंगा। ये तो इनकी बुनियादी तौर पर केयरलेस रिमार्क्स को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। फिर इनके ऊपर कोई केस बनाया जाए तो कहते हैं सियासी इंतकाम है। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा हैं कि वो आज कह रहे हैं असद उमर साहब के मुझे तो न्यूट्रलिटी नजर ही नहीं आ रही। अब देखिए ना, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। इनके पास भी एक इदारा है जिसके ऊपर रिलाय कर रहे हैं, उनके पास भी एक इदारा है जो रिलाय कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस और पॉलिटिकल कोई है तो कोई सक्सेस तो है नहीं जिसको बताना है, जिसको बता सकते हैं। तो एक इदारे पे वो रिलाय कर रहे हैं, एक इदारे पे ये रिलाय कर रहे हैं। अब दोनों इदारों को मलाइन करने से इनको क्या मिल रहा है? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है कि एक इदारे पर ये रिलाय कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उसी पर नजरें जमाए हुए हैं। आज एक और पिटीशन लेके असद उमर साहब कोर्ट में चले गए हैं, और फिर दूसरी तरफ से जो पीडीएम सरकार है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के फ्रंट लाइनर है, वो ये कहते हैं कि उस इदारे के अंदर अभी भी वो लोग बैठे हुए जो इनसे बड़ा लाड करते हैं और उनके लाडले हैं ये। तो क्या यही वजह है, मतलब ये वो ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं जिनकी नजरें इस वक्त अदालतों के ऊपर ही और वहां से रिलीफ चाह रहे हैं? और फिर आज फवाद चौधरी साहब जो है वो भी तो जुडिशियल रिमांड पर चले गए। देखिए, मुझे उतना ही गुस्सा है जितना कि शायद इमरान खान साहब को हो कि अदम एतमाद क्यों लाया गया और ऐसे पॉइंट पर क्यों लाया गया। लेकिन अब जो लाने वाले हैं, अल्लाह जानता है कि वो किस वक्त कैसी पोजीशन में हैं। अगर आज इलेक्शन में जाते हैं तो उनको जो उनको बहुत ही जो जिल्लत का सामना उनको करना पड़ेगा, वो भी उनको पता है। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है, ज़रा मरियम जाके चेक कर लें कि लोगों का अवामी रिएक्शन क्या बनता है। एक थोड़ा सा वो बना लेंगी तो फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, एक बयानिया ज़रा बिल्ड कर ली जाए, क्योंकि पीडीएम का इस वक्त तो लीग का तो कोई बयानिया ही नहीं है। अब वो वोट को इज्जत देने के बाद पता नहीं और किसको इज्जत देने की बात करेंगी। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है रेहान साहब, वो यही है कि अगेन मैं कह रही हूँ कि आज आप देख लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब फिर पेश हुए। आपने पहले भी मुद्दत तलब की, आपको पहले भी टाइम दिया गया, अब आपने फिर टाइम ले लिया है। तो आप देखिए ना, मेरी अकल नहीं मानती कि मतलब एक टेरियन केस में आपने इतने टाइम का लेके आपने करना क्या है? डीएनए टेस्ट करवाना है, वो हो चुका है। आपने कोई और जगह से कोई सबूत लाने
बयान है वो दोनों आपके सामने एफिडेविट, मुझे तो समझ नहीं आ रही ये टाइम क्यों चाहिए। मतलब टाइम इसलिए चाहिए कि आप पॉलिटिकली ऐसी पॉइंट पे ले जाएं सिचुएशन को ताकि आपके ऊपर तो कोई भी हाथ ना डाल सके और आप ऐसे बता दें कि मुझे अगर अरेस्ट करने की बात या तो हुकूमत ने की या कोई अदालत से ऐसा फैसला आया तो देखे जी अवामी रिएक्शन क्या होगा, मुल्क जो वैसी मतलब बेड़ा गर्क हुआ है मजीद इस पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का टाइम बाय करने का तरीका यही है कि हर चीज में टाइम बाय कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन अदालत में कभी फवाद चौधरी साहब कराची में है, उस दिन वो सुबह 5:30 बजे लाहौर से बरामद हो जाते हैं। पता नहीं अब कराची टू लाहौर कौन सी फ्लाइट इतनी जल्दी चली जाती है। शाम तक तो वो कराची में थे, असद उमर साहब कराची में थे। मतलब आपको बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है, आप कह रहे हैं आप है नहीं, इमरान खान साहब अलील हैं। मतलब ये बाइंग टाइम फॉर व्हाट, आप बाइंग टाइम करके कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में अब कुछ है नहीं। आपने दोनों असेंबलियां तोड़ दी हैं, नेशनल असेंबली में आपका कोई बंदा नहीं रह गया, एक सेनेट में आपकी अब मौजूदगी है, आप क्या कर लेंगे उसके साथ? व्हाट पावर्स डू यू हैव? और अगर ये वाकई इदारे के सहारे खड़े हैं पीडीएम वाले, जो कि हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं उनकी अगर उनकी न्यूट्रलिटी भी इनके केस में वो भी एक जानिबदारी के में काउंट होगी ना, कि अगर आप न्यूट्रलिटी आपने कब आजमाई और न्यूट्रल कब से हुए। और ये जो 4 गाड़ियां फवाद चौधरी साहब को लेकर, ये खुद चीजों को मुतनाज़े बनाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इस हुकूमत के अकल पे मातम किया जाए कि मतलब इनको समझ नहीं आती कि जो इनके साथ हुआ है और वो कह रहे हैं जी आप एफआईआर पढ़ लें। तो एफआईआर पढ़ लें तो पुलिस वालों को भेजना था ना भाई। हुकूमत तो कहती है ये सियासी केस नहीं, गाड़ियों को क्यों भेजा? हुकूमत तो कहती है सियासी केस नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने एक दरखास्त दी थाना कोसार के अंदर, उसके ऊपर एक्शन हुआ। थाना कोसार में आपको लगता है कि मैं एफआईआर कटाऊंगी तो क्या 4 गाड़ियां मुझे भी मिल जाएंगी? मतलब अजीब सी बात रेहान साहब, इतने बेवकूफ़ तो ना आप हैं ना सादा हैं इतने। अच्छा, एक तरफ से कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ से रिलीफ मिल रहा है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अब इमरान खान साहब की इस वक्त आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या दिखाई दे रही है? क्या सिर्फ एक इदारे पर रिलाई करके बैठे हुए हैं कि एक और पिटिशन कर दी है वहां से रिलीफ मिल जाएगा, या फिर ये जो इंसाइटमेंट वाला एलिमेंट है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा 22 करोड़ अवाम निकले और गद्दारी करें, फिर इमरान खान साहब कारकुनान को यानी उनके लोग जो है वो बुला लेते हैं, जवान पार्क पहुंचे फौरी तौर पर, या ये ऑप्शन जो है वो बचा है? देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है इस वक्त कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना। मतलब मुझे खुद साइड लेना या कोई पोजीशन लेना, मतलब न्यूट्रल रहते हुए भी किसी को गलत कह देना, दोनों ही गलत कर रहे हैं। हुकूमत भी गैर आईनी इकदाम कर रही है अगर वो इलेक्शंस को डिले करती है, अगर ये नए मरदमशुमारी का मामला ये बिल्ड करती है, अगर ये 90 दिन में 60 दिन में इलेक्शंस नहीं होते और ये इलेक्शंस आगे जाते हैं तो ये गैर आईनी होगा। इसमें आइन बहुत क्लियर है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब ने जब असेंबलियां तोड़ी थी वो भी आइन में दर्ज है तरीकाकार, उन्होंने उसी तरीकाकार को फॉलो किया था, तो अब आइन तो उन्होंने भी फॉलो किया। ये जब गैर आईनी इकदामात उठाएंगे, देखें मैं इनको भी याद दिलाना चाहती हूँ, पीडीएम को खुदा के वास्ते ये 2018 नहीं है। आप अभी इलेक्शंस हार के अभी आप रोना धोना आपका नहीं चल रहा। आप 4 साल पौने 4 साल एक इमरान खान साहब की हुकूमत को लानत मलामत की जा रही थी, आपने आके उनको एक सेविंग ग्रेस दे दिया। अब आप 2018 से बाहर निकला क्योंकि इस वक्त आपकी कोई बुनियादी कोई आपकी शोहरत नहीं है, कोई आपके लिए अच्छी बातें नहीं सोच रहा, ना कोई अच्छी बातें कर रहा है, ना वो समझता है आपके दिल में कितना दर्द है। अभी तो IMF ने आके बेड़ा गर्क करना है हमारी इकोनॉमी का मजीद, उसका भी इंतजार कर लेते हैं, वो भी बेड़ा गर्क इन्होंने करवाया है। ये आपको डार साहब जो पहले 3 माह पहले कर सकते थे, मिफ्ता साहब उसमें पूरे लग रहे थे। मतलब ये तो अजीब सी बात है। नवाज शरीफ साहब वहां से बैठ के जी तंजीम साजी कौन करेगा और रिश्तेदारों को वो कर दो, तो इसलिए पोजीशन लेना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जहां तक आपका ये सवाल है तो ये मैं कहता चाहूंगी कि इमरान खान साहब के लिए इजीएस्ट वे इंसाइटमेंट है और वो वही करते रहेंगे। तो फवाद चौधरी को पकड़ना एक आई थिंक वाज अ बिगिनिंग ऑफ इंसाइटमेंट को रोकना है। ये शायद इमरान खान साहब के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन शायद मुल्क कौम के लिए अच्छा नहीं होगा। सना बुचा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुचा साहब मौजूद थी। अब ये इलेक्शंस को डिले करने वाला जो मामला है, क्या ऑप्शन मौजूद है और कानूनी और आईनी तौर पर क्या इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। ने 33 हलकों में बाई इलेक्शंस अनाउंस कर दिए और दूसरी तरफ डिजिटल सेंसस की बाज़गश सुनाई दे रही है, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शंस को डिले करने की बातें भी हो रही हैं। इस वक्त स्टूडियोज में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप बखैरियत। जी अल्लाह का शुक्र, अभी तक अल्लाह का शुक्र। आपकी इजाज़त से मुझे बताया जा रहा है कि कुंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तो कानूनी मामला अगर आप मेरे ख्याल से पहले उनसे बात। जी अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो डिजिटल सेंसस की बात हो रही है इस पर मैं आता हूं, लेकिन ये जो 33 हलकों के अंदर जो बाई इलेक्शंस वाला मामला है, 33 हलकों में यानी किस्तवार अब बाई इलेक्शंस कराए जाएंगे, यकमुश्त क्यों नहीं करा लिए जाते, इसमें क्या अमर माने?
देखिए असूली तौर पे ये होता है कि इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इंतखाबात, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात 80-90 सीटों पर या इससे भी ज़्यादा जो नशिस्तों में हो रहे हैं इलेक्शन, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। पोलिंग स्टाफ में पोलिंग स्टेशन पर अपने अफवाज को, रेंजर को, पुलिस को वहाँ जो तैनात किया जाता है, तो उनकी ख्वाहिश यही है कि जनाब हम उसको स्टेप बाई स्टेप करते जाएं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पेश ना आए। और इतनी बड़ी एक्सरसाइज में हमारी अफवाज पाकिस्तान की खिदमत भी लेनी पड़ती है इलेक्शन के पाकिस्तान को पोलिंग स्टेशन पर। तो ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने फैसला यही किया है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। अच्छा साहब, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आजकल डिजिटल सेंसस की बाज़गश सुनाई दे रही है और इस वक्त जो पीडीएम इत्तेहाद है वो बैठक पे बैठक कर रहा है, तवील मुशावरत हो रही है कि डिजिटल सेंसस कराया जाए। और अगर डिजिटल सेंसस होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, क्या इसकी वजह से इंतखाबात डिले हो सकते हैं, वो सूबाई असम्बलियों में हो या आम इंतखाबात हो? हाँ, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो आपने उसको इंडिकेट किया है, हाईलाइट किया है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह रही कि जो हमारे जो डिजिटल मर्दमशुमारी का फैसला ये मशतरका वफादात कौंसिल में हुआ था, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, और उनके चारों सूबाई वज़रा आला ने इस पर दस्तखत किए हैं कि जनाब पहले डिजिटल मर्दमशुमारी होगी और उसकी रोशनी में हल्का बंदी होगी, और हल्का बंदी के बाद इंतखाबात जो है नवंबर 2023 में हो जाएंगे। क्या डिजिटल सेंसस के बगैर आम इंतखाबात नहीं हो सकते, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है? नहीं, ये इसके लिए आईनी तौर पर तो रुकावट है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि मर्दमशुमारी के हतमी रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी कराएगा। ये आइन के आर्टिकल 51 में दर्ज है। अब चूंकि ये जो आप हैरान होंगे, जो 2017 की जो मर्दमशुमारी थी ये प्रोविजनल थी, अबूरी थी, नजरिया जरूरत के तहत वो इलेक्शन होने थे जुलाई 2018 में। जो उस पर लिखा गया आइन के आर्टिकल 51 के अंदर कि ये प्रोविजनल है, यानी ये उस प्रोविजनल है उसके ये, लेकिन जनरल इलेक्शन जो होंगे, इसमें लिखा हुआ उसके अंदर जो जनरल इलेक्शन होंगे आइंदा इस इलेक्शन के बाद, वो आपकी नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, और उस नई मर्दमशुमारी के तहत जो होना है उस पर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी कराएगा। इसी तरह इसी मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसी आइन के आर्टिकल 51 को देखते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म को बार बार खत लिखे कि जनाब आप इसको आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक जो है डिजिटल मर्दमशुमारी भी होनी है, हल्का बंदी भी होनी है, आप इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें। 16 खत लिखे। तो किसी खत का जवाब देना उन्होंने पसंद ही नहीं किया, गवारा ही नहीं किया, या इस लिहाज से इसमें डिले होता चला गया। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान ये हुकूमत पाकिस्तान का जाता है, अगर वो रेफरेंस भिजवा दें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, जनाब इस कानून आइन के तहत मुश्तरका मफादात कौंसिल के ये फैसले हुए हैं, तो आप अपने शेड्यूल पर नजरसानी करें, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के रेफरेंस आने के बाद अपनी जो है इलेक्शन कमीशन का फुल इजलास करके अपनी राय आज़ार करेगा, अपने ओपिनियन देगा, अपना डिसीजन देगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आर्टिकल 86 के तहत रेफरेंस भिजवा सकती है कि जनाब ये मामलात ऐसे आईनी और कानूनी मामलात है, तो आप इस पर हमारी रहनुमाई करें। इसका सबसे बड़ा हल जो निकलेगा जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाने पर ही तय होगा कि ये सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, या डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक होना चाहिए। तो ये सारे मामलात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। जहाँ तक ये जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें खाली हुई है ना, ये उस आइन के मुताबिक ठीक हो सकती है। इसमें लिखा हुआ है कि ये तो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन के लिए तो हमारी पुरानी हल्का बंदी जो जून 2018 में मुकम्मल हो गई थी, नोटिफिकेशन हो गया, जिसकी बना पर इलेक्शन हो गए 25 जुलाई को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। बुखारी साहब, आपने सुना तो मामला इतना सादा तो नहीं लग रहा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दे और आर्टिकल 51 का सहारा लेके, डिजिटल सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम ये सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में भी नहीं जा सकते और आम इंतखाबात भी नहीं हो सकते, तो अल्टीमेटली कानूनी जंग होगी इसके ऊपर। फिर देखिए, गुजारिश ये है कि हमें देखना ये है कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ने की जल्दबाजी थी खान साहब की, ये जो नेशनल असम्बली से निकल आए वो इस्तीफ़े दे के, ये इसके पीछे माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये था कि जब मैं ये करूँगा तो उसके बाद इलेक्शन होंगे, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जूम किया 90 डेज़ भी हो जाएंगे। उनका ख्याल ये था
कि वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं बल्कि स्वीप करेंगे पूरे मुल्क में इलेक्शन, पूरे सूबाई इलेक्शन भी और नेशनल इलेक्शन भी, और दोबारा बरसर इक़्तिदार आके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ये था माइंड सेट पीछे। अब जो लोग इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, या जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, या जहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट्स बैठी हैं, उनके ऊपर किधर से भाई ये बाइंडिंग है कि जो ख्वाहिशात हैं खान साहब की उनको आप पूरा कर दें? पहली बात तो ये मुझे बता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो है कि आपने फिर उसके अंदर वो कल मोहम्मद अहमद खान ने बहुत कमाल की बात की है। उसने कहा बिल्कुल लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर ना हो इसके बारे में कुछ नहीं है वहाँ। ये बात तो उसको ठीक है, लेकिन ये जो साहब भी कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगेगा। मैं अर्ज करूँ आर्टिकल 6 तो उनके ऊपर भी बहुत सारी बातों पे लगना है, पता नहीं कब लगेगा। वो तो मलिक अहमद खान साहब ने कहा हमसे गलती हुई, इनमें कासिम सूरी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि किस पे लगेगा, ये तो हम बाद में तय करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि कैसे। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि आपको डिजिटल मरदमशुमारी करानी है। आप देखें ना MQM काहे के ऊपर फंसी हुई है, तो मरदमशुमारी का इशू किसी ने खड़ा नहीं किया, ये ऑलरेडी खड़ा है। और आपको ये भी याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर हमें ये कराना पड़ा तो इसके होने के बाद हमें कम से कम 6 महीने चाहिए ताकि हम हल्का बंदियाँ कर सकें। अच्छा बुखारी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चारों सूबाई वज़राए आला ने ये तय किया था, दस्तखत किए थे कि ऐसा होगा। उसके बाद हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग था कि आप करते। इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं कर सकी, इस हुकूमत ने भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं की। एट दिस पॉइंट इन टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव इशू प्रिवेल करेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है? देखिए, आम हालात में तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है इसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई हुई हैं। उसका ज़रा मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, खान साहब जल्दबाजी में क्यों हैं और हुकूमत ताख़ीर क्यों करना चाहती है? दिस इज़ द बेसिक इशू। खान साहब को मैंने बता दिया कि उनका ख्याल ये था कि यूँ हम असम्बलियाँ छोड़ेंगे, 2/3 मेजॉरिटी, तू इलेक्शन आएगा, 2/3 मेजॉरिटी आएगी, इन सबको दफन कर दूंगा मैं। हुकूमत डिले क्यों कर रही है? हुकूमत डिले इसलिए करेगी कि उनको सूट करता है। उनका ख्याल ये है कि इमरान खान का मकबूलियत का भूत उतारने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये स्ट्रेटजी कामयाब है। कराची में काम किया इसने ना, आप देखें ना, कराची में जहाँ 14 MNA सिटिंग है, कराची शहर में 3री पोजीशन है, वहाँ बदल जाती है इलेक्शन में। लेकिन बुखारी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। फवाद चौधरी, कोई सवाल सादा नहीं होता, मुझे कह लेने जल्दी से। जी बताइए। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके पॉपुलैरिटी आपने गिराई है या पॉपुलैरिटी बढ़ाई है फवाद चौधरी? आप मुझे बताएं कि शहबाज गुल की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, आज़म स्वाति की बढ़ी है? इनकी भी नहीं बढ़ेगी। ये इनको हल्का हल्का झटका लगना है, और ये एक झटका लगाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब को भी, वो ये नहीं चाहते कि खान साहब देर तक जेल में रहें, वो चाहते हैं एक दफ़ा हो आए वहाँ से। और उसी का खतरा ये है कि पहले आपके ख्याल में उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी? जो वक्त गुजरेगा कम होगी। पर्सनैलिटी कल्ट का यही तो अजाब है। ये जो फैन फॉलोइंग है ना, और ये पर्सनैलिटी कल्ट की फॉलोइंग है, ये कभी ये डेटेड होती है हमेशा, ये अनलिमिटेड नहीं होती। ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग ट्रेंड करता है, इमरान खान हमारी रेड लाइन। जमान पार्क के बाहर कारकुनान कफन पहन के आ जाते हैं कि करो इमरान खान को गिरफ्तार। आपके ख्याल में सब आगे पीछे राइट लेफ्ट हो जाएंगे, भाग भाई आपने 2-3 जगह पर तो देख लिया ना। वो फराज चौधरी को, फवाद चौधरी के भाई को गिरफ्तार किया तो वो सारे राइट लेफ्ट हो गए थे। नहीं, यही होगा हर जगह। अच्छा। ये देखें, पहले हमें ये यकीन दिला दिया गया था, मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ, कि इसकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो वो आंख निकाल ली जाएगी, किसी ने सोचा इसको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो अपनी जान से जाएगा, खा जाएंगे लोग फाड़ के, तो गए वो वक्त। भाई वैसा नहीं है। अब डर के बैठे हुए हैं, यहाँ पनाह गज़ी है पंजाब में। पहले अपना घर छोड़ा, बनी गाला छोड़ा कि नहीं छोड़ा, वहाँ से जाके छुप गए KPK में, वहाँ से जाके छुप गए यहाँ, चूँकि हुकूमत उनकी थी। ये तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू आप चला दें अपने चैनल के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, उनको क्या कहा है उन्होंने। लेकिन बुखारी साहब, एक और मामला भी है। अगर हुकूमत और अपोजिशन यूं ही गिरफ्तारी खेलते रहेंगे तो दूसरी तरफ IMF प्लान और उस मामले में माशी फ्रंट के ऊपर जो हमारा भरकस निकल रहा है वो रियल इशू है। क्या गिरफ्तारी का खेल रियल इशू है? पहली बात, या इकोनॉमिक डोमेन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो रियल इशू है? पहली बात तो यह है कि जो गिरफ्तारी है ना, ये मुकाफात अमल है। खुद इमरान खान साहब ने क्या किया था? कोई वर्थवाइल लीडर मुझे बता दें जो उन्होंने बाहर रहने दिया हो। किसी को नैब के हाथों, किसी को FIA के हाथों, किसी को अपने वो जो एंटी करप्शन। हुकूमत दूसरी डगर पर गामजन है आप कह रहे हैं? भाई मुकाफात अमल एक बात। दूसरी बात यह कि उन्होंने जो केसेस बनाए थे वो एक एक करके अदालतें उठा के बाहर फेंक रही हैं, क्योंकि सबूत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो जाए और चारों हाई कोर्ट्स ने कहा कि नैब का तो वजूद नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये ठीक है या नहीं है? वो कहते हैं रिलीफ लिया है हुकूमत ने, नैब अमेंडमेंट की, ठीक है। अब आपके खिलाफ जो केसेस हैं, खान साहब से शुरू हो जाते हैं हम। जो केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें 5 ऐसी नौयत के केसेस हैं जिसमें गर्दन तक फंसे खड़े हैं खान साहब।
कैसे बचेंगे मुझे नहीं पता। कोर्ट हमारी। अच्छा बुखारी साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इस वक्त जो पब्लिक है, पब्लिक पल्स अगर आप देखें तो महंगाई से तंग है, लोग परेशान है, डॉलर ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है। कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 35% को जाके टच करेगा। मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं, ऐसे में पॉलिटिकल कैपिटल को रिवाइव कर पाएंगी या आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि उन्होंने फील्ड को ओपन छोड़ा एक ऐसे वक्त में व्हेन दे शुड हैव बीन हियर। मरियम नवाज साहब भी जाके बाहर बैठ गई, हमजा शहबाज साहब भी बाहर जाके बैठ गए, नवाज शरीफ साहब पहले से बाहर हैं। जब आप इतनी बड़ी फील्ड खुली छोड़ेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। फिर पंजाब, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, उस गढ़ को आपने ओपन छोड़ दिया खान साहब के लिए। वो आगे पिछले इतने महीनों से बैठे हुए हैं। आप समझते हैं कि ये भी एक वक्त है कि वो जमीन जब तक हमवार नहीं हो जाएगी तब तक इलेक्शंस में नहीं जाएंगे? आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बुखारी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आई फुल्ली एंडोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी तर्जकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सोशल मीडिया पर 2 रोज से चित्राल में बसने वाले 13 बरस के बच्चे तनवीर ज़ियाउल हक की खुदकुशी मौजूद बहस है। खुदकुशी से कबल बच्चे का अपनी बहन के लिए हाथ से लिखा नोट और उसकी खुदकुशी की वजह बनने वाले मुहर्रकात ने न सिर्फ अहले चित्राल बल्कि हर जी शऊर को झंझोड़ कर रख दिया। इस बच्चे ने अपनी जान तो दे दी है, लेकिन पुलिस और निज़ाम इंसाफ के सिस्टम पर ऐसी जोरदार दस्तक दी है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। तनवीर ज़ियाउल हक की लाश कई घंटों की जद्दोजहद के बाद दूसरे गांव से मिल गई है। शुरू में लोगों ने समझा कि बच्चे ने घरेलू झगड़े से दिल बर्दाश्त रही या डांट डपट के बाइस सदमे से अपनी जान दी है। बाज लोग इसे हादसा करार देते रहे, जबकि बाज ने खुदकुशी करार दिया, क्योंकि इस इलाके में खुदकुशी के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। लेकिन इसकी लाश मिलने के 1 रोज बाद जब इसके वालिद की तरफ से दी गई FIR मंजर आम पर आई तो उसने अहले इलाका के दिल दहला दिए, क्योंकि इस FIR में खुदकुशी की वजूहात का तयन किया गया था। बच्चे के वालिद ने अपर चित्राल के जिला पुलिस ऑफिसर जो DPO हैं उसको लिखे गए खत में इंकशाफ किया कि खुदकुशी के इकदाम से एक दिन कबल 21 जनवरी को मकामी दुकानदारों ने उसके बेटे को मुबैना चोरी के इल्जाम में पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। वालिद के मुताबिक पुलिस ने 13 साल बच्चे को चौकी में रखा और घंटों तक मुख्तलिफ तरीकों से पूछगछ करते रहे, जबकि बच्चे पर 1 से ज्यादा चोरी की वारदातों का इल्जाम भी लगा दिया। इस तमाम तर सूरत हाल का बच्चे की नफ्सियात पर मनफी असर पड़ा और वो खौफ की वजह से सहम गया। वालिद ज़ियाउल हक की दरखास्त में यह भी बताया गया है कि घर जाकर कमसिन तनवीर जहनी दबाव का शिकार रहा और अगले दिन खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुआ। जिला पुलिस ऑफिसर को भेजी गई दरखास्त में दुकानदारों और पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई है। यही नहीं है बल्कि अहले इलाका के मुताबिक भी दुकानदारों की जानिब से कम उम्र तनवीर पर घड़ी और परफ्यूम चोरी का इल्जाम लगा था। जब पुलिस के हवाले किया गया तो कुछ और दुकानदारों ने भी पुराने वाकयात का जिम्मेदार बच्चे को ठहराया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बच्चे की तरफदारी की और सवाल भी उठाया कि इन सब इल्जामात के क्या सबूत है। लेकिन पुलिस बच्चे को लेकर चौकी रवाना हुई। बच्चे ने खुदकुशी से कबल अपनी बहन के लिए एक नोट छोड़ा जिस पर लिखा था, सॉरी माई सिस्टर, आई लव यू। यकीनन तनवीर ज़ियाउल हक का ये लिखा नोट उसकी बहन और उसके माँ बाप को हर दिन हर पल अपने मासूम बेटे और भाई की याद दिलाता रहेगा। इस वाक़े ने हमारे पुलिस निज़ाम को सरेआम नंगा किया है। तनवीर ज़ियाउल हक खुद तो मर गया है, लेकिन हमारे लिए कई सवालात छोड़ गया है कि क्या कम उम्री के बावजूद भी उसे हवालात में रखना इतना ज़रूरी था? क्या वो आदि चोर या मुजरिम था जो पुलिस सबूतों की तलाश की बजाय गाहे बगाहे पूरी रात इसे तफ्तीश करती रही? क्या जूनियर होने के बायस कोई राइट थे या नहीं थे? क्या बच्चों से भी तफ्तीश के लिए पुलिस वही हरबे आजमाती है जो इसके लिए आजमाए गए? प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।